और आज से मोदी सरकार 3.0 की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बार लोकसभा का पहला सत्र महज 10 दिन का होगा, जिसमें केवल 8 बैठकें होंगी और आज और कल नए सांसद अपनी शपथ लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी। अब किसी भी वक्त भर्तृहरि महताब अपने आवास से निकल सकते हैं। उन्हें लेने के लिए कानून मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर किरेन रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनके साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है और यहां पर भर्तृहरि महताब उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो कटक से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वो बीजेपी में थे और 17वीं लोकसभा में वो बीजेडी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए और इस बार 2024 में जो चुनाव हुए थे उन्होंने कटक से चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर और करीब 7 बार के ये सांसद हैं भर्तृहरि महताब और काफी बड़े नेता माने जाते थे बीजेडी के। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को उसका फायदा भी मिला और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बतौर प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे भर्तृहरि महताब। तो प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण के लिए भर्तृहरि महताब अपने आवास से निकल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी और यहां पर अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उन्हें लेने के लिए उनके आवास पर गए थे। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू थे, जो भर्तृहरि महताब को लेकर इस वक्त उनके आवास से निकले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी, जिसके बाद ही भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा के तमाम नए और पुराने चुने आए सभी सांसदों को शपथ ग्रहण करवाएंगे और इसके बाद 18वीं लोकसभा की शुरुआत होगी। और ऐतिहासिक लम्हा इस लिहाज से भी होगा कि अगर आपको याद हो कि जो नया संसद बनकर तैयार हुआ है वो 17वीं लोकसभा के दौरान हुआ था, उसके सत्र के दौरान हुआ था। भले ही 17वीं लोकसभा की शुरुआत, सत्र की शुरुआत पुराने संसद से हुई थी, लेकिन उसके जब वो खत्म हुआ था तब वो नए संसद में था और 18वीं लोकसभा का जो पूरा सत्र ही होगा वो नए संसद में शुरू भी होगा और यहीं पर ही आगे खत्म भी होगा। अब विपक्ष पूरी तरह से सरकार से टकराव के मूड में नजर आता है। अब खबर है कि सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए अब इंडिया ब्लॉक के सांसद स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अब प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। इनमें कांग्रेस के के सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू और बीजेपी से राधा मोहन सिंह और फागन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर विवाद होने के बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां इस बात से नाराज हैं कि परंपरा को तोड़कर 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर जो सत्ता और विपक्ष के बीच एक विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद एक यहां पर गतिरोध नजर आ रहा है। और जब आज सत्र की शुरुआत होगी, पहले 2 दिन तो सिर्फ जो तमाम सांसद हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सत्र की शुरुआत होगी ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से सत्ता पक्ष और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो आमने सामने होंगे। सबसे लंबे समय के लिए अनब्रोकन, जिसका बीच में कहीं हार नहीं हुआ हो, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, कालखंड के लिए जो सांसद रहा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, कन्वेंशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए। तो 18वीं लोकसभा में, 18th लोकसभा में सही मायने में देखा जाए तो परंपरा के अनुसार 7वीं बार अनब्रोकन रिकॉर्ड के साथ भर्तृहरि महताब कटक से सांसद है एंड ही क्वालिफाइज टू बिकम। कांग्रेस पार्टी हमें यहाँ पर परंपरा और कन्वेंशन सिखा रही है। आज इस प्रेस वार्ता में मैं कांग्रेस पार्टी से सटीक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और वह है 2004 का। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। रूलिंग पार्टी को उदार होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर जैसे बन रहा था, जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन को मानना चाहिए था। लेकिन रूलिंग पार्टी हेडेड बाय मोदी गवर्नमेंट ऑलवेज हैव ए नैरो आइडिया।
संकीर्ण दृष्टिकोण से वो लोग देख रहे हैं। नहीं तो जैसे प्रोटेम स्पीकर लेकर जो विवाद हुआ है, विवाद होने का कोई जरूरत नहीं था। ये स्थिति ऐसा नहीं था कि विवाद होना चाहिए, ये आपस में मिलाना चाहिए था। लेकिन जैसे हमने देखा है कि मोदी जी तो ऑटोक्रेटिक वे तो उनका फंक्शनिंग एटीट्यूड है, उसी का ही हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्ष एकता और ताकत दिखाने में जुट गया है। आज इंडिया अलायंस के सभी सांसद पहले संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होंगे, उसके बाद एक साथ संसद भवन में प्रवेश करेंगे। सभी सांसदों के हाथ में संविधान की एक कॉपी भी होगी। तो संसद सत्र की शुरुआत से पहले एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाने जा रहा है। तो संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा और संसद के अंदर दाखिल होने से पहले तमाम जो विपक्षी सांसद हैं गांधी मूर्ति के सामने जाएंगे, फिर वहां से एक साथ वो दाखिल होंगे संसद में। और हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, काफी ऐतिहासिक लम्हा रहने वाला है, लेकिन साथ भी एक जो विपक्षी एकता है वो पहले दिन से ही देखना शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी एक विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं अमित कि विपक्ष इस बार ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और सरकार को जब पार्लियामेंट चलाना होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी होती है कि कैसे संसदीय कार्रवाई को ठीक तरीके से चलाए, उसमें बड़ा चैलेंज रहेगा कि इतने मजबूत और आक्रामक विपक्ष को वो कैसे साध पाता है, कैसे उनको सेटिस्फाई कर पाता है। मैं इस लिहाज से ये कह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि प्रोटेम स्पीकर तक को लेकर अगर विवाद हो रहा हो, जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर मतलब सिर्फ 2 दिन जो चुनकर आए हुए हैं सांसद, उन्हें शपथ दिलाने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। बावजूद इसके अगर उस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा और उसमें दलित एंगल डाला गया, तो समझा जा सकता है कि विपक्ष की रणनीति कैसी होगी। और ऐसे माहौल में जब नीट को लेकर सरकार के ऊपर इतने सारे विपक्षी हमले हो रहे हैं और तब संसद के सत्र की शुरुआत हो रही हो, तो समझा जा सकता है कि 2 दिन के शपथ के बाद, मतलब आज और कल, आज तो 2 दिन तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाना है सांसदों को, उसके बाद जो सत्र की कार्रवाई चलेगी उसमें ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है और निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए बहुत गंभीर चुनौती का सामना करना होगा इस बार विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखते हुए, ऐसा लग रहा है। देवेंद्र, साथ ही कुछ तो जैसा आपने बताया नीट का एक मुद्दा है, इसके अलावा हम कह सकते हैं अग्निवीर का एक मुद्दा है, शेयर मार्केट को लेकर भी जो तमाम चीजें सामने आई थी उसको लेकर भी राहुल गांधी काफी मुखर रहे थे। ये तो सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्पीकर और स्पीकर का चुनाव ये भी एक अहम मुद्दा रहने जा रहा है 18वीं लोकसभा के शुरुआत के सत्र में। बिल्कुल अमित, अपोजिशन के द्वारा ये इस बात को कहा गया था कि अगर स्पीकर पर सर्वसम्मति चाहिए तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देना चाहिए। अपोजिशन को अगर डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है तो फिर स्पीकर पर सबकी सहमति बनाई जा सकती है, यानी कि चुनाव की नौबत नहीं आएगी। सत्ता पक्ष की ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आ रही है कोई डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को दे दे। सत्ता पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि स्पीकर अपना बीजेपी का बना के और उसके बाद किसी सहयोगी दल को ऑफर किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर बनाना हो तो। 17वीं लोकसभा में हमने देखा कि बिना डिप्टी स्पीकर के पूरा कार्यकाल 17वीं लोकसभा का चला था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर अपोजिशन की उस बात को नहीं माना गया तो अपोजिशन एकदम से पुश करेगा ज़रूर सत्ता पक्ष को और शायद वोटिंग की नौबत आए। अगर लोकसभा अध्यक्ष का 26 तारीख को चुनाव की अगर नौबत आएगी तो वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। गोपनीय मतदान वो होता है, हालांकि नंबर्स के हिसाब से देखें तो सत्ता पक्ष बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। बावजूद इसके अगर वोटिंग की नौबत आती है तो एक दबाव तो हो ही जाता है, क्योंकि ये मतदान गोपनीय मतदान होता है और विपक्ष जरूर ये माहौल बनाने की कोशिश करेगा कि नंबर्स उसके तरफ हैं, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। कुछ वैसा कैंडिडेट सामने दिया जा सकता है जो कि सत्ता पक्ष के कैंडिडेट के सामने जिसका कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो, जैसा कि प्रोटेम स्पीकर के मामले में हमने देखा कि किस प्रकार से एक दलित राग छेड़ा गया था। तो इस तरह की कोशिश अपोजिशन के द्वारा जरूर की जाएगी और लोकसभा चुनाव में भले ही अपोजिशन की हार हुई हो, नंबर्स उनके पक्ष में है, उसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश तो होगी। लेकिन एक चीज तय मानिए अमित कि सबसे ज्यादा हंगामा नीट को लेकर भी होने वाला है। बिल्कुल, तो देवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है आज से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। विपक्ष सरकार से हर मुद्दे पर जवाब चाहता है, फिर चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, फिर दूसरे मुद्दे भी। हमारे संवाददाता शुएब रजा ने फैजाबाद से सांसद बने अवधेश प्रसाद से भी खास बातचीत की। संसद के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अब शपथ जो लेने का सिलसिला है सांसदों का वो शुरू हो चुका है। अवधेश जी,
उत्साहित है। अब तक विधानसभा में तो आपने खूब काम किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए हैं, आज शपथ भी है। अब मैं प्रभु श्री राम की कृपा से और 54 फैजाबाद अयोध्या की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से और अपने नेता हिंदुस्तान की उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से मैं संसद में पहुंचा हूं। बधाई देता हूं। एक सवाल ये है कि नीट का एक मामला बड़ा चल रहा है इन दिनों, परीक्षाएं बच्चों की रद्द हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ये तमाम मुद्दे, इन पर तो सरकार को घेरने की कोशिश होगी आप लोगों को। देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी सरकार की दो बातें देखने योग्य होती, एक नीति और नियत। ये जो वर्तमान हमारी सरकार है, चाहे हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी बाबा हो, चाहे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, इनकी न नीति है न नियत है, और उत्तर प्रदेश तो चौपट हो गया है। तो जलवा दिखेगा अपोजिशन का संसद में पूरी तरह से। और मैं अपने इंडिया गठबंधन के आदरणीय नेताओं को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हैं, कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के अन्य माननीय नेतागण हैं। उन्होंने देश को संकट से बचाने के लिए, देश से बाबा साहब भारत रत्न वी.आर. अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश से लोकतंत्र बचाने के लिए और महंगाई हटाने के लिए और रोजगार और तमाम जनता के कल्याण की तमाम समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर इंडिया गठबंधन बना और काफी हद तक ये हमारा इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। तो आपने यहां पर सुना किस तरह से जो तैयारी है विपक्ष की वो जोरदार है, और जैसा कहा कि जलवा दिखेगा। अब अखिलेश यादव भी संसद में होंगे, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी भी संसद में, राहुल गांधी भी संसद में होंगे, तो एक साथ तमाम जो बड़े नेता होंगे विपक्ष के, तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा होगा। देवेंद्र, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि सरकार ने अब क्या रणनीति बनाई है कि इतने मजबूत विपक्ष को किस तरह से साधना है या जवाब देना है, उनको टैकल करना है। दूसरी बड़ी बात है कि जो इंडिया अलायंस है उसने कहीं ना कहीं एक चाल चल दिया है कि उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे अगर तेलुगु देशम अपना स्पीकर बनाना चाहता है। एक शिगुफा छोड़ा गया है, इसके पीछे का क्या मतलब खेल है, ये भी जरा बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पे टीडीपी और जेडीयू को लेकर अपोजिशन की नज़रें लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही रहती हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा विवाद खड़ा किया जाए जिसके तहत उनको वहां से दूर किया जा सके, और ये कोशिश लगातार उस समय चल रही है। चाहे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रहा मामला है या मंत्रिमंडल गठन से पहले ही जिस प्रकार की बातें कह दी गई थी, चंद्रबाबू नायडू के पुराने बयान को लेकर लगातार उसको सोशल मीडिया पर वायरल करा जा रहा था, माना जा रहा था कि उसके पीछे भी विपक्ष की ही रणनीति काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें तो चलते ही रही है। उसमें स्पीकर को लेकर भी एक शिगुफा छोड़ा गया, हालांकि जेडीयू ने तो सीधे सीधे साफ कर दिया है, और ये तय मानिए इसमें मतलब बातचीत की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि स्पीकर जो होंगे वो बीजेपी के ही होंगे। अपोजिशन जरूर उसको अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी उस मामले में एकदम से तय कर चुकी है कि स्पीकर बीजेपी का होगा। डिप्टी स्पीकर को लेकर जरूर ये चर्चा हो सकती है कि अगर उसे देना हो तो सहयोगी दल को दिया जा सकता है, और उसमें सहयोगी दल में टीडीपी जेडीयू दोनों ही हैं। टीडीपी के गुंजाइश ज़्यादा हो सकती है, हालांकि प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो वैसे जो पहले चलता था कि अगर इतने टर्म के आप सांसद रहें तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए
बहुत ज़्यादा मुफीद माने जाएंगे। लेकिन ओम बिरला के इसके बाद आपने देखा कि तब वो 2 बार के ही सांसद थे, लेकिन उनको स्पीकर बनाया गया, वो सक्सेसफुल कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। तो उस लिहाज से अब वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन देखना होगा कि डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी क्या सोचती है। स्पीकर बीजेपी का ही होगा, चाहे वोटिंग कराने की नौबत आए तो, या वोटिंग कराने की नौबत ना आए तो। बिल्कुल। और देवेंद्र, साथ ही इस बार तो शायद जो स्पीकर होंगे उनके लिए चुनौती भी बहुत रहेगी, आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल संसद की शुरुआत के पहले ही कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आपने समाजवादी पार्टी के सांसद को सुना, अब जो कांग्रेस के सांसद है वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं सरकार के सामने बड़ी चुनौती हम पेश करेंगे, साथ ही हर मुद्दे को संसद में बड़ी ताकत के साथ उठाएंगे। किरण रेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद चुने गए हैं, शपथ लेने के लिए दिल्ली आए हैं संसद में। किस तरह की कोशिश आपकी होगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं और इस बार 10 साल के बाद जो अपोजिशन है वो इतना मजबूत है कि सत्ता को सही तरीके से घेर सके। बड़ी उम्मीदों से लोग अपोजिशन को भी देख रहे हैं इस बार। 16th लोकसभा और 17th लोकसभा से 18th लोकसभा थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारा अपोजिशन भी बहुत मजबूत है और मेरे जैसे युवा भी बहुत लोग अभी संसद में आ चुका है। हमको चुन के संसद भेजे सो लोग, मेरे पार्लियामेंट भुवनगिरी से भी कहीं से भी होने दो, बहुत उम्मीद लेके हम इधर आए दिल्ली। हम जरूर लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे उनके मुद्दे पे। पहले जो 17th लोकसभा में अपोजिशन को ज्यादा मौका नहीं मिले, बीच में थोड़ा कोविड के डिजास्टर के वजह से पार्लियामेंट भी छिला नहीं और पब्लिक के इश्यूज पे ज्यादा चर्चा भी नहीं हुआ। 5 साल ऐसे ही गुजर गया बिना डेवलपमेंट का, बिना चर्चे का, बिना कुछ मुद्दे पे प्रॉपर अपोजिशन रोल प्ले करने भी नहीं दिया बीजेपी वाले। लेकिन इस बार हमारे पास इतने नंबर्स है, हम जरूर भारत देश का जो भी इश्यूज है, जैसे रिगार्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर मुद्दे पे हम लड़ेंगे। हम इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस वक्त नीट का जो इशू है बहुत सरगर्म है और हम देख रहे हैं कि यूपी, बिहार या साउथ तमाम जगहों पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक के बाद एक जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन हो रही है या फिर उनको रद्द कर दिया जा रहा है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही, एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों की किस तरह से रणनीति या स्ट्रेटेजी हो रहने वाली है? कल क्या चीज़ें रहेगी? मैं तो एक ही चीज पूछ रहे नरेंद्र मोदी जी को, वो प्राइम मिनिस्टर है, बाकी उनके मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, होम मिनिस्टर होगा, लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने सब कुछ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में कभी भी ऐसे मुद्दे आए तो चुप बैठने की आदत रख चुका है। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह से जो कांग्रेस के सांसद है पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि हर एक मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा संसद के अंदर। और संसद की तस्वीरें भी अब सीधे आ रही हैं, यहां पर आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि अश्विनी वैष्णव राज्यसभा के सांसद है, लेकिन क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री है इसलिए उनका आज यहां पर रहना एक आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और साथ ही एक एक करके तमाम जो नए सांसद चुने गए हैं संसद भवन में पहुंचेंगे। उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि मेहताब जो कटक से बीजेपी के सांसद चुने गए, 7वीं बार संसद में चुनकर आएंगे, उससे पहले बीजेडी में थे, उन्हें इस वक्त राष्ट्रपति भवन ले जाया गया जहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएगी, जिसके बाद वो संसद भवन आएंगे और एक एक करके तमाम जो सांसद हैं उनको वो शपथ ग्रहण करवाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं नए संसद भवन की, क्योंकि 18वीं जो लोकसभा है वो पहले दिन से यानी पहला सत्र ही उसका नए संसद भवन से शुरू हो रहा है। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा है। ऐतिहासिक लम्हा इस लिहाज से भी होगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार संसद भवन में कदम रखेंगे बतौर प्रधानमंत्री। और इस वक्त जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रेल मंत्री संसद भवन में पहुंचे हैं। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस बार जो कह सकते हैं स्पीकर हैं उनका भी एक अहम रोल रहने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जो हालात दिखे थे संसद के अंदर, क्या इस बार स्पीकर के लिए ज्यादा मुश्किलात रहेंगे? क्योंकि एक बहुत ही मजबूत यहां पर विपक्ष है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष को शांत कराना और कार्यवाही चलाना संसद में बड़ी चुनौती होने जा रही है स्पीकर के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो इस बार ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी स्पीकर के लिए भी कि कैसे वो संसद की कार्रवाई को ठीक तरीके से चला पाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी जिसे कहा जाता है कि संसद की कार्रवाई के मामले में वो कई सत्रों में बहुत शानदार रही थी।
लेकिन दूसरी तस्वीर ऐसी भी दिखी कि बहुत सारे सांसदों को वहाँ से निलंबित किया जाता था, वो बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करते थे। अब वो संख्या ज़्यादा बढ़ी है और हंगामे में कमी नहीं होने जा रही है, हंगामा और ज़्यादा होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश ये ज़रूर थी और कई बार जब स्पीकर ने पूरे देश भर में विधानसभा के अध्यक्षों के साथ भी जब बैठक की थी तो उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें चाहे संसद हो या फिर विधानसभा हो, उसकी कार्रवाई बाधित ना हो। अगर आपको अपनी बात कोई कहनी है, आप विरोध करना है तो आप विरोध कीजिए, विरोध करने के बाद आप हाउस से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि सदन की कार्रवाई ना चलने दें। लेकिन उसको कोई ठोस नतीजा उसका निकल नहीं पाया और पिछली बार आपने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब निलंबन बड़ी संख्या में हुआ। इस बार तो अपोजिशन की संख्या और ज़्यादा बढ़ी है, रिजल्ट के बाद उनके तेवर और ज़्यादा आक्रामक हैं, तो वो उस आक्रामकता को संभालना खासतौर में लोकसभा स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और वो देखने वाली बात होगी कि कैसे मैनेज किया जाता है उन सारी चीज़ों को कि जो आफ्टर ऑल सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चले। देवेंद्र, भी चाहेंगे कम से कम देशवासी एक छोटा सा मैं आपसे जवाब चाहता हूं, कैसे ठीक तरीके से कराया जाए। एक छोटा सा जवाब चाहता हूं कि 3 चेहरे ऐसे रहेंगे जो युवा चेहरे माने जा रहे हैं ऑपोजिशन के। एक उसमें हो गया राहुल गांधी है, दूसरे हो गए समाजवादी पार्टी के मुखिया वो है अखिलेश यादव, तीसरे हो गए टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी। ये ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल मुखर और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ जब बयान देना, इनसे तीखा बयान कोई देता नहीं है। ऐसे में तीनों युवाओं को संभालना संसद के अंदर कितना मुश्किल काम रहेगा स्पीकर के लिए? स्पीकर से ज़्यादा सत्ता पक्ष के लिए ये सवाल ज़्यादा खड़े किए जाएंगे इनके द्वारा, क्योंकि इनका तेवर ऐसा नहीं होगा कि ये सदन में हंगामा करें। इनके दल के सांसद जरूर हंगामा करते हैं और इन तीनों नेताओं में देखें तो राहुल गांधी तो पहले से भी लगातार सदन में रहे हैं। हाउस में सत्ता पक्ष के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करते हैं अपने बयानों के मार्फत, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। अखिलेश यादव जरूर बहुत विटी नेता माने जाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव एक चलते रहता है, दोनों तरफ से एक दूसरे कमेंट और एक दूसरे पे हमला वार प्रतिवार, तो उसकी झलक देखने को मिल सकती है। अभिषेक बनर्जी भी टीएमसी के नेता हैं जरूर, लेकिन हाउस में कोई बहुत ज़्यादा योगदान दिए हों अभी तक ऐसा उनका भी देखना बाकी है। लेकिन एक चीज़ जरूर है अमित, कि भविष्य में प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ती हैं और अगर वो जीत कर आती हैं हाउस में तो निश्चित तौर पर जो अपोजिशन का बेंच स्ट्रेंथ हेडलाइंस बनाने के मामले में बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आएगा। बिल्कुल, आपने जो नाम लिया प्रियंका गांधी, अगर उनकी एंट्री होती है उपचुनाव में जीतने के बाद तो ऐसे में वाकई में संसद पर जो आप कह रहे हैं ना हेडलाइंस को लेकर काफी नजर रहेगी और साथ ही साथ मुझे लगता है साउंड बाइट को लेकर भी रहेगी जो पत्रकारों के लिए बहुत अहम हो जाएगा।